अब मेन चीज़ आती है, यहाँ लिखा है ई टोटल और विद रिस्पेक्ट टू W5। सही है। ये जो सिंबल है पार्शियल डेरिवेशन का, डेरिवेशन जो हमने मतलब इंटर में की है और बाकी जगह की है वही है। तो इसको अभी छोड़ दो, बेसिकली अभी ई टोटल W5 और जो बाकी टर्म्स हैं इन पे ध्यान देते हैं। अच्छा, हमने ये तीन चीज़ों में डिवाइड की हो गई। अच्छा देखो, W5 है ना वो ई टोटल में है नहीं। ये क्या बात हुई? अच्छा, रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ये देखो, अगर हमारे पास यहाँ देखा जाए, क्योंकि अभी मैं E01 और E02 को यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम O1 के लिए काम कर रहे हैं, तो ई टोटल से काम चल जाएगा। ई टोटल हमारे पास सही है O1 पे जा रहा है। सही है, O1 जिसके अंदर हमारे पास आउट है और हमारे पास नेट है। सही है, नेट है। इसका मतलब ये पहले आउट O1 पे जाएगा, फिर आउट O1 से नेट O1 पे आएगा, और नेट O1 से फिर ये W5 पे जाएगा। इसीलिए अगर तुम इसको उल्टा पढ़ो, W5 से नेट O1, नेट O1 से आउट O1, आउट O1 से ई टोटल, तो ये तुम्हें इक्वेशन समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ई टोटल से आउट O1 पे गए, जैसे यहाँ ई टोटल से आउट O1 पे गए, फिर आउट O1 से नेट O1 पे गए, फिर नेट O1 से W5 पे गए। इसी तरह हमने बैकवर्ड प्रोपगेशन की है। सही है। सेम हम W6 के लिए भी करेंगे, हम W7 के लिए भी करेंगे, W8 के लिए भी करेंगे, पर अभी हमने सिंपली W5 के लिए किया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है। अच्छा, क्योंकि ये लिखा है वही बैक के डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है ना ई टोटल W5 का, तो इसीलिए हम चेन रूल लगाते हैं। ये जो काम है ना इसको बोलते हैं चेन रूल, और चेन रूल को लगाने से हम इसका फिर ग्रेडियंट डिसेंट हासिल कर लेंगे। अच्छा, पार्शियल डेरिवेशन लगाएंगे, बैकवर्ड ट्रैक करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, सब बता दिया। ये जो डायग्राम है, ये मैंने यहाँ जो ड्राइंग की है इसको ही मैंने पहले से एक तरह समझ के लिखा हुआ था कि ई टोटल से अभी E01 को छोड़ दो, E01 काम आएगा ये आगे वाले न्यूरॉन्स के अंदर, क्योंकि ये आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर की थोड़ी सी अलग होती है एज कम्पेयर टू हिडन लेयर। सही है। तो ये जो न्यूरॉन है ये हमारे पास था O1 और ये था O2। तो O1 O2 पे सेम ही काम होगा जो हम करेंगे अभी। तो हमारे पास आउटपुट लेयर का कैलकुलेशन शुरू हो गई है। अच्छा, जो ये ऊपर ये मैंने इक्वेशन निकाली थी ये चीज़, अब इसको मैंने इसको तीन में डिवाइड कर दिया है, ABC। तो हम पहले A निकालेंगे, फिर B निकालेंगे, फिर C निकालेंगे। अब जो फॉर्मूले हमने यूज़ किए थे फॉरवर्ड प्रोपगेशन के लिए, उन्हीं फॉर्मूलों पे हम अब पार्शियल डेरिवेशन लगा देंगे। क्या मतलब इसका? कि हमने टोटल एरर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट O1। आउटपुट O1 से पहले, मतलब आउटपुट O1 और टोटल एरर के अंदर जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था आखिर में, वो था हमारे पास एरर का फॉर्मूला, जिसके अंदर ई टोटल ये है आपके पास E01, ये आपके पास E02। तो E01 पे हम डेरिवेशन लगा देंगे, क्योंकि हम E01 से जा रहे हैं, हमने E02 का कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? देखो, E01 पे हम इस न्यूरॉन में काम कर रहे हैं। अगर हम इस न्यूरॉन में काम कर रहे होते ना तो E01 का भी इफेक्ट पड़ता और E02 का भी इफेक्ट पड़ता, पर यहाँ सिर्फ E01 का इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए हमने E01 पे डेरिवेशन लगानी है और इस जो E02 है इसको 0 बना देना है। सही है। और जो E01 पे हम ये डेरिवेटिव लगाएंगे उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। फॉर्मूला क्या लग रहा है डेरिवेशन का? वही एक्स एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू nx की पावर n-1। फिर ये 2 से 2 कट हो जाएगा, फिर ये टारगेट और माइनस आ जाएगा, तो हमने ये माइनस लगाया। फिर ये टारगेट आउट O1, टारगेट O1 हमें पता है सेट एफ एक्स है। आउट O1 क्या है? आउट O1 जो हमने निकाला था अभी, तो हमने उन दोनों की वैल्यूज डाली, हमारे पास पहला पार्ट ए आ गया। फिर आएंगे हम पार्ट बी पे। अच्छा, पार्ट बी में क्या हो रहा है? अगर पार्ट बी में देखें, हमारे पास वो सिग्मॉइड जो फंक्शन था ना, उस पर डेरिवेशन लगा रहे हैं। अब डेरिवेशन लगाने के बाद भाई सिंपल है, आउट O1 आ जाएगा हमेशा की तरह, और ये आउट O1 के ऊपर जब हम ये वही वैल्यू जो ऊपर लगाई थी यूज़ की थी वो करेंगे कैलकुलेट, पार्ट बी आ जाएगा। सिंपल है, ये सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर लगाया है। सही है। अब हम पीछे आ जाएं, क्योंकि हम एक तरह से पीछे जा रहे हैं ना। जैसे कि आउट O1 था, आपने E01 और आउट 01 के बीच का फॉर्मूला यूज़ किया, आउट 01 नेट 01 के बीच का फॉर्मूला सिग्मॉइड था वो यूज़ किया, नेट 01 W5 के बीच का फॉर्मूला क्या था? और W5 की जो कैलकुलेशन की थी सम ऑफ वेट्स प्लस बायस, और जो हमारे पास डेरिवेट कर लेंगे हम लोग। देखो, सम ऑफ वेट्स प्लस बायस वही विद रिस्पेक्ट टू W5, क्योंकि हम W5 पे काम करें तो W5 पे काम होगा, W6 खत्म हो जाएगा, B2 0, ये सब 0 बन जाएगा। W5 पे हमने वही डेरिवेशन लगाई, आउट H1 डायरेक्ट, आउट H1 ही बचा, तो हमने आउट H1 को लिख दिया, पार्ट सी आ गया। तीनों वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी पार्ट ए बी सी, वो इक्वेशन 1 में डाली मैंने, इक्वेशन 1 इसको बना देता आउटपुट लेयर को, हिडन लेयर को इक्वेशन 2 बनाया हुआ है। सही है। तो आउटपुट लेयर जो अभी आगे आएगी, जो आउटपुट लेयर है हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गई वैल्यू,
ये हमारे पास इसकी आ गई। हाँ, अब हमारे पास आ गया ग्रेडियंट डिसेंट, सही है। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास W5 का ग्रेडियंट डिसेंट आ गया। W5 का वेट का पता चल गया है, मतलब कि 90% काम हो गया। अब हमें मतलब नई वैल्यू निकालनी ग्रेडियंट डिसेंट को देखते हुए। नई वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये एक तरीका होता है लिखने का जो हमने ऊपर काम किया है पार्ट ABC का, वो एक तरह से एक फॉर्मूले में लिखने का, पर स्टेप बाय स्टेप करने से ईजी रहता है, सही है। इसका फॉर्मूला है ये न्यू वेट है, प्लस का मतलब है न्यू वेट इज इक्वल टू W5, फिर माइनस ये लर्निंग रेट है हमारे पास, लर्निंग रेट ये फिक्स होता है एक तरह से, और फिर ये हम रखते हैं कितने हॉप्स के ऊपर। अगर ग्रेडियंट डिसेंट का आपने ग्राफ देखा हो तो कितने हॉप्स होंगे राइट साइड पे, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, जब हम इस तरफ हॉप कर रहे होंगे ग्राफ वाली चीज़, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका असल में मकसद क्या होता है। पर लर्निंग रेट याद रखना फिक्स होता है पूरे में, हम एक तरह से अपने अंदाजे से रखते हैं कि कितना हमें कितनी हमें हॉप्स करने होंगे ग्रेडियंट डिसेंट के ग्राफ के ऊपर। ये हमने ग्रेडियंट डिसेंट जो ऊपर निकाला, ये लर्निंग रेट फिक्स्ड है, W5 जो पुराना वेट था वो वैल्यूज डाली, हमारे पास न्यू वेट आ गया। ये हम पूरा जो ऊपर काम किया है ये हम सेम करेंगे W6 के लिए, W7 के लिए, W8 के लिए। अच्छा, ये थी आपको पता है हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में, हालांकि ये जो काम था ना, ये दो लेयर्स है ना, ये एक ही लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो इन दोनों के बीच में जो ये काम हुआ है, सही है, इसको हमने आउटपुट लेयर के जो न्यूरॉन्स पे जो काम हुआ है। अब इसको देखते हुए एक बात याद रखनी है कि हमने W5 की वैल्यू चूज की ना, तो इसी तरह जब हम लोग यहाँ इनपुट लेयर पे आ जाएंगे ना, इन जगहों पे आ जाएंगे, मतलब ये वाले काम पे आ जाएंगे, सही है। इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी नई वैल्यू यूज नहीं करोगे, मतलब कि जब तक पूरी बैकवर्ड प्रोपगेशन चल रही है ना, आपको कोई भी अपडेटेड वैल्यू यूज नहीं करनी है, आपको वही वैल्यू यूज करनी है जो लिखी हुई है। अपडेटेड वैल्यू कब यूज करोगे, जब फॉरवर्ड प्रोपगेशन वापस कर रहे होगे शुरू से, पर वो काम वो बिल्कुल आखिर में आएगा जब पूरी बैकवर्ड प्रोपगेशन खत्म हो जाएगी आपकी, और आपका नया एरर निकल आएगा, मतलब अपडेटेड एरर निकल आएगा। मतलब आपका अपडेटेड एरर जब निकल आएगा जब आप एक और दफा फॉरवर्ड प्रोपगेशन करोगे, सही है। अब इसके बाद आपके पास हमारे पास W6 W7 W8 आ गया। अब हमारे पास हमने निकालने के बाद हिडन लेयर पे आ गए। अच्छा, अब हिडन लेयर का ही है जो सबसे मुश्किल चीज़ है। अब हम W5 जैसे हमने निकाला तो हम W1 निकालेंगे। अच्छा, W1 निकालने के लिए ये देखना होगा कि हमारे पास एक तो O1 से आ रहा है और O2 से आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास एरर है, हमें दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे कि हमने ऊपर E02 को 0 बना दिया था, अब यहाँ E01 है और ये E02 है, सही है। और यहाँ से फिर हम अभी ई टोटल को ही देख रहे थे ना ज़्यादातर। अब E01 और E02 को देखना है। अब E01 और E02 फिर ये H1 पे जाएंगे। अब इसको भी अगर बीच में से काट दें, सही है, और इसको अगर गायब कर दें अब, क्योंकि इसके एरोस की अब इतनी काम नहीं है, अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा अब आउट, जैसे वो O1 था यहाँ H1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेट H1, नेट, ये गोल गोल मिटे जा रहा है बार बार, नेट H1, सही। अच्छा, अब हमें करना ये है कि हमें बैक ट्रैक करना है। अच्छा, अब इसमें काम डिफरेंट क्या है, इसमें काम ये डिफरेंट है कि जो पार्ट बी और पार्ट सी है ना, वो वैसे ही होगा जैसे आउटपुट लेयर में हुआ था, पर जो पार्ट ए है ना उसमें डिफरेंस है। जैसे कि डायग्राम नीचे बनी हुई है, जो E01 है, सही है, अब हमारे पास वो आउट H1 पे आ रहा है, और जो E02 है वो भी आउट H1 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ई टोटल हम डायरेक्टली E01 को लिख नहीं सकते, यहाँ ऐसा हमने ऊपर E01 ही लिखा होता है, एरर लिखा होता है, मतलब एरर निकालना था। इसका मतलब आउट H1 का भी काम दिखाना है, आउट O2 का भी काम दिखाना है। अब जब तुम ये काम देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि अब ये ब्रांचिंग होगी इसके अंदर, क्योंकि हम इतने दफ़ा हम लोग जाएंगे। जैसे कि अगर नीचे आ जाओ, ये पूरी कैलकुलेशन होगी अभी, पर अगर ये हम देखें, ई टोटल है, ये आउट H1 आ गया, फिर आउट ई टोटल का E01 E02। अब हम ये अगर यहाँ जाएं, सही है, हमने आउट H1 की बात की ना, हमें आउट H1 चाहिए और हमारे पास E01 है, तो E01 के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास आना क्या चाहिए यहाँ। तो हमने ये देखा कि हमारे पास अभी नेट 01 पे तो हम पहुंचे नहीं, तो H1 पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने बोला कि आउट H1 से पहले आप नेट H1 पे चले जाओ, तो इसीलिए फॉर्मूला चेंज हो गया E01 और नेट 01 पे, और यहाँ नेट 01 और आउट H1 पे, सही है। अब मैंने देखा नेट 01 और E01 में अभी भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, देखो ना, आउट O1 तो बचा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप नेट O1 से पहले आउट O1 पे भी जाओगे, इसका मतलब नेट O1 से पहले आप आउट O1 पे भी जाओगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 01 आउट O1 नेट O1,
जैसे कि यहाँ नेट था और H1 था, इसलिए आउट है, और हमारे पास नेट 0 1 है। सही है, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमने इसको निकालने के बाद ये वाली चीज़ निकालनी है। अच्छा, ये वाली चीज़ मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखी हुई है, हम अभी इस पे ही कैलकुलेशन देखेंगे पूरी। सही है, इस तरह से ये पूरी एक डेरिवेशन हो रही है कि ये 0 1 पे जा रहा है, यहाँ पहले ब्रांच होगा, यहाँ ब्रांच होगा, फिर E01 फिर आउट H1 पे आ रहा है, फिर आउट H1 से फिर हम नेट 0 1 पे जा रहे हैं, फिर नेट 0 1 से फिर हम नेट 0 1 से आउट O1 पे जा रहे हैं। सही है, अब आउट O1 हमारे पास आखिरी चीज़ है, जिससे क्योंकि देखो ना आउट O1 है, जो हमारे पास आउट O1 है वो E01 से डायरेक्टली रिलेशन बना रहा है, इसीलिए जो डायरेक्टली रिलेशन बना रहा है उसकी वजह से चेन रूल लगा। ये पूरा एक चेन रूल है, दो चेन निकलनी है इसी एक चीज़ से। इसको देखते हुए समझ आता है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ जाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सही है, इसीलिए एक हिडन लेयर के लिए एक कैलकुलेशन हुई है। अच्छा, देखा जाए अगर हम पार्ट ए निकालना है, पार्ट ए से पहले मैंने किया ये है कि पार्ट ए को दो में डिवाइड कर दिया एक्स और वाई के लिए। एक्स को मैंने दो में डिवाइड कर दिया यू और वी के लिए। पहले हम यू निकालेंगे, यू की ये वही वैल्यू है जो हमने अभी पिछली आउटपुट लेयर्स के लिए निकाली थी, तो वहीं से देख ली। फिर वी का मतलब क्या है, देखो ना, नेट O1 और आउट H1, नेट O1 और आउट H1 के बीच में W5 आता है सिर्फ, तो W5 डायरेक्टली लिख देंगे। यही काम हम x में वैल्यू डाल के x निकाल लेंगे। सही है, y मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, y के लिए वापस पूरा काम करना पड़ता है। तो y डायरेक्ट लिखने के बाद x और y निकल आएगा। x और y निकालने के बाद फिर हम इसको डायरेक्टली पार्ट ए में डाल देंगे। पार्ट ए में डालने के बाद आपका जो इस इक्वेशन का जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट ये सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, ए को ब्रांच किया, फिर इन दोनों को ब्रांच किया, इन दोनों को ब्रांच करने के बाद एक और दफ़ा हमने इसको ब्रांच किया x और y में, फिर x को किया u और v में, y के अंदर जाएंगे तो उसको भी u और v में करेंगे। ये सारा काम इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये डायग्राम में हो रहा है। सही है, और ये हमने कैलकुलेशन कर लिया पार्ट ए के लिए। पार्ट सी के लिए वही सिंपल, पहले आप वही आउट H1 और नेट H1 के बीच में क्या होता है बताओ, सिग्मॉइड फंक्शन होता है, तो उसकी डेरिवेशन निकल जाएगी जैसे पहले में निकली थी। फिर पार्ट सी में वही नेट W1 के लिए वही W1 W3 के मतलब कि नेट H1 और W1 के बीच में जो फॉर्मूला है उसकी हमने पार्शियल डेरिवेशन कर ली है, तो डायरेक्टली 0.05 आ गया। पार्ट ए बी सी को हमने इक्वेशन 2 में डाल दिया, और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट निकाल लिया। नया वेट निकालने के लिए वही पुराना वेट लर्निंग रेट और हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट, हमारे पास W1 प्लस आ गया। वही काम जो ऊपर सारा किया है W2 W3 W4 के लिए करेंगे। आउटपुट लेयर हिडन लेयर मतलब दोनों लेयर्स के लिए सब वेट्स निकालेंगे। फिर आप देख लो, ये हमने पूरा कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन पूरी हो गई है, अब थोड़े थ्योरेटिकल एक कंक्लूजन है। सही है, ये आखिरी पेज। इनिशियली हमारे पास जो हमने वैल्यू दी थी 0.05 0.1, जो ये हमने 0.0 0.05 और 0.10, तो इससे जो एरर आया था ना वो ये था फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बाद। सही है, अब हमने जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगा के वापस फॉरवर्ड प्रोपगेशन किए ना, तो एरर आया 0.2। अब जो देख रहे हैं कि इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब हम ये 10,000 दफ़ा करेंगे ना यही काम, क्योंकि हम तो नहीं करेंगे, कंप्यूटर करेगा, तो जो एरर है वो 0.0000000 जाके बन जाएगा। सही है, इसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी 99% हो जाएगी, 100% कभी भी नहीं होगी। सही है, इसीलिए हमने फिर जब वापस हम एंटर करेंगे ना 0.05 0.1, जब हमारा 10,000 आइटरेशन हो चुकी होंगी, तो जो हमारा जब आउटकम आएगा ना 0.1 और 0.2, वो कोई 0.01 0.9 जो टारगेट आउटपुट के बहुत ही करीब होगा। इसी तरह हमने ये हमने देख लिया कि एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन से कुछ नहीं होता। 10,000 दफ़ा करो, 5,000 दफ़ा करो, जितनी दफ़ा करोगी उतना आपका एरर डिक्रीज होगा, जितनी दफ़ा आप करोगे उतनी दफ़ा आपके जो वेट्स हैं वो अच्छे बनते जाएंगे। और क्योंकि हमने वेट्स रैंडमली लिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने वेट्स ना बहुत अच्छे ले लिए शुरू में, तो आपको बहुत कम आइटरेशन में आंसर मिल गया, पर हो सकता है आपने ऐसे वेट्स लिए जो बहुत ही दूर दूर से उनको, तो जो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क को इतना टाइम लग गया कि उसको इतना टाइम लग गया सॉल्व करने में, क्योंकि आपने वेट्स इतने 2 नंबर लिए हुए थे। सही है, तो हम इसको देख के ये समझ सकते हैं कि हमने पूरा डीप न्यूरल नेटवर्क, और जिसको हम फुली कनेक्टेड न्यूरल, क्योंकि हर चीज़ हर एक न्यूरल से कनेक्टेड है, तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को हमने पूरा कवर कर लिया है। सही है, शुक्रिया।